So hello everyone, welcome to Geoprep Geology YouTube चैनल। तो आज 2024 जून के पार्ट सी के क्वेश्चन जो भी बाकी था आज हम सॉल्व करेंगे। 16 नंबर से जितना हो सके आज सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है पढ़ लीजिए थोड़ा। कंसिडर, मतलब ये एक ट्रिपल जंक्शन है। ट्रिपल जंक्शन में जो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे गिवन है वी बी ए जो है 100 मिलीमीटर पर ईयर, तो उसका लेंथ हो जाएगा 100 मिलीमीटर। देन वी सी बी 100 मिलीमीटर पर ईयर, यहाँ हो जाएगा सॉरी 80 मिलीमीटर पर, यहाँ हो जाएगा 80 मीटर। देन जो वेलोसिटी वेक्टर वी ए सी ये मांगा है, ठीक है। ये हमें पूछा गया है कितना होगा। तो पहले तो आपको वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकलता है वो पता होना चाहिए। अगर इसके कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं कि कैसे वेलोसिटी वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, वेलोसिटी लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, और उसका स्टेबिलिटी कैसे चेक किया जाता है, तो आप लोग इस चैनल में जा सकते हैं। मेरा एक वीडियो अपलोड है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपल जंक्शन के ऊपर, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ ये गिवन, यहाँ पे गिवन ये दोनों है, हमें ये निकालना है, ठीक है। जैसे कि पता है इसका जो वेक्टर इधर की तरफ है और इसका इधर की तरफ, और ये हो गया उन इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इधर की तरफ, ठीक है। ये हमें निकलना है। तो एज ये तीनों जो वेक्टर क्वांटिटी है, इन एक फॉर्मूला है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक फॉर्मूला है जिसे बोला जाता है लॉज ऑफ कोसाइन, ठीक है। उसके हिसाब से हम करेंगे भी ए सी का स्क्वायर जो हो जाएगा किसके बराबर, भी ए बी और बी ए जो भी बता सकते हो स्क्वायर, प्लस भी सी बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू भी ए बी इंटू भी बी सी इंटू कॉस थीटा। ओके, ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू हम यहाँ डालेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करके हम बी ए सी का वैल्यू निकालेंगे। आप सॉल्व करके देख लीजिए डाटा पुट करिए, मतलब ये जो जो भी डाटा दिया गया है यहाँ पे पुट करिए, थीटा का वैल्यू 110 डिग्री पुट करके बी ए सी का वैल्यू निकाले। इसका आंसर आ जाएगा 104.5 मिलीमीटर पर ईयर। तो उसका जो वी ए सी का जो वेलोसिटी फैक्टर हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टाइप ऑफ सॉइल इन कॉलम 1 विथ रेस्पेक्ट टू द कॉलम 2। ये जो टाइप ऑफ सॉइल से क्वेश्चन हर साल में, मतलब हर क्वेश्चन पेपर में आता है। एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब पार्ट सी का 4 नंबर का क्वेश्चन एक यही जो सॉइल टाइप जितने भी आप लोग को याद रखना है उसी से आएगा ही आएगा, ठीक है। वैसे भी ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2। देख लेते हैं क्या दिया है। मतलब यह जो यहाँ पे एंटीसोल जो है, एंटीसोल रिप्रेजेंट हुआ है आर, मतलब रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल। एंटीसोल मतलब रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल जिसमें कि मतलब जो फ्रेशली रॉक फ्रैगमेंट्स सॉइल में कन्वर्ट हुए हैं, जिनके मतलब ग्रेन साइज थोड़ा बड़े बड़े है, एंगुलर है, वो सब, मतलब वो कैटेगरीज होंगे एंटीसोल में। देन बी मतलब मोलिसल। मोलिसल जो बेस रिच विथ हाई ऑर्गेनिक मैटर, ये जो हाई ऑर्गेनिक मैटर है मोलिसल में, ये बेसिकली ग्रासलैंड एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, मोलिसल जो है वो ग्रासलैंड एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेस रिच विथ हाई ऑर्गेनिक मैटर हाई होता है उसमें, ठीक है। देन सी क्यू क्या है, भट्टीसोल इक्वल टू हाई कंटेंट ऑफ एक्सपेंडेबल क्ले मिनरल। भट्टीसोल जो होता है, एक्सपेंडेबल क्ले मिनरल का एक एग्जांपल क्या है, स्मेक्टेट। तो स्मेक्टेट जैसे मिनरल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो वो जो सॉइल फॉर्मेशन करते हैं उसे ही बोला जाता है भट्टीसोल, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मतलब हमें रेगिस्तान में या एरिड रीजन में देखने को मिलता है। देन आता है ऑल्टीसल। ऑल्टीसल का मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है, एसिडिक सॉइल एंड ह्यूमिड एरियाज। ह्यूमिड एरियाज मतलब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, थोड़ा मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, उस वहाँ पे जो एसिडिक सॉइल मिलता है वो कैटेगराइज किया जाता है यूटी सॉइल के कैटेगरी में, ठीक है। देन एक न्यूमेरिकल आ गया,
इस टाइप के ये बहुत मतलब इजी टाइप के न्यूमेरिकल है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो ये न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द प्रेजेंट डेज नाइबिडियम 143 to Niobidium 144 and Samarium 147 to Niobidium 144 of the quadratic uniform reservoir are 0.5.2638 and 0.1967 respectively, then its Niobidium 1 it 2.5 giganum would be days। मतलब क्या है यहाँ पे क्या क्या गिवन है देख लीजिए। अ, जो ये सामारियम 147 ये वाला जो है, ये क्या है, ये पी है। मतलब जो पेरेंट, एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, डी इक्वल टू D0 प्लस पी इंटू ई टू दावर लैम्बडा टी माइनस वन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है रेडियो एक्टिविटी में, यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। डी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू क्या है, इधर डी का वैल्यू दिया है 0.5.2638, 0.5.2638, ठीक है। D0 का वैल्यू हमें पूछा गया है, ठीक है। टी का वैल्यू दिया है 2.5 इंटू 10⁹, लैम्बडा का वैल्यू दिया है 6.54 इंटू 10⁻⁻12, और पी का वैल्यू दिया, क्या दिया गया है इधर 0.1967, 0.1967, ठीक है। तो सिंपली ये इक्वेशन में पुट करो वैल्यू और आंसर निकालो कितना आता है। फिर वीडियो को पॉज करके आंसर निकालो, फिर देखना कि कितना आंसर आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.509396। ओके, आप लोग करके देखो एक बार कैलकुलेटर में, ठीक है। देन यहाँ एक और न्यूमेरिकल आ जाता है, व्हाट इज द मिनिमम सुपर सेचुरेशन लेवल। ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक में, ये उस टॉपिक से आता है जो होता है कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन करके एक टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी में, वहीं से इस टाइप के न्यूमेरिकल जो क्लाइमेटोलॉजिकल न्यूमेरिकल आता है, वहाँ वहीं से आता है। आपको थोड़ा बहुत वहाँ से थोड़ा मतलब थोड़ा फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या दिया है, व्हाट इज द मिनिमम सुपर सेचुरेशन लेवल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लाउड ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.04 माइक्रोमीटर। मतलब जो क्लाउड ड्रॉपलेट का रेडियस दे दिया 0.04 माइक्रोमीटर टू एग्जिस्ट एट ए एम्बियंट टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसका टेम्परेचर दे दिया 2 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एरोसल। मतलब उस जो क्लाउड में कुछ भी एरोसल नहीं है। एरोसल मतलब जो पार्टिकल्स होता है, एक मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं, जो कि तैरता रहता है एटमॉस्फेयर में क्लाउड में, उसे हम एरोसल्स बोलते हैं। वो मतलब नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, कुछ भी टाइप का एरोसोल होता है। और जो एरोसोल होता है वो हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ये थोड़ा आप याद रख लीजिए। और फिर गिवन में क्या दिया है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट दिया है एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, ठीक है। आप थोड़ा यूनिट का ध्यान रखिए, किसका यूनिट क्या है आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू फॉर म्यू एम डिवाइडेड बाय आर टी, आर टी रो स्मॉल आर, ठीक है। इसका नोटेशन क्या क्या है, एस मतलब सुपर सेचुरेशन, एस हो गया सुपर सेचुरेशन, ठीक है। सुपर सेचुरेशन मतलब ये हमें निकालना है, ठीक है, एस निकालना है। और फिर नोटेशन सिग्मा क्या हो गया, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सिग्मा हो गया सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। एम हो गया, कैपिटल एम हो गया मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर आपको पता है कैसे निकाला जाता है। देन आर हो गया गैस कांस्टेंट, इसका यूनिट है जूल पर केल्विन इंटू मोल। देन टी हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर हम यहाँ केल्विन में लेंगे। देन रो हो गया डेंसिटी, देन स्मॉलर हो गया रेडियस ऑफ द क्लाउड ड्रॉपलेट, ठीक है। बस आपको सब कुछ गिवन है, आपको बस डाटा पुट करना है और एस का वैल्यू निकालना है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप याद रख लीजिए।
और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कितना आता है एज का वैल्यू। आपका आंसर आ जाएगा 3%। ठीक है, आप लोग करके देखिए कैलकुलेटर में आता है कि नहीं। बाकी ये जो फॉर्मूला है आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और ऐसा हो सकता है कि आगे भी एक इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाए, किसी और पैरामीटर से सुपर सैचुरेशन दे दे, लेट सपोज सरफेस टेंशन मांग ले, क्या होगा सरफेस टेंशन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is false about the data assimilation in numerical weather prediction। ठीक है, डाटा एसिमुलेशन इज डेज, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें से। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ए टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जर्वेशन डाटा इनटू ए रेगुलर ग्रिड। ठीक है, डाटा एसिमुलेशन का एक मतलब डेफिनेशन के अंदर आता है। ठीक है, सेकंड में क्या दिया है, द टेक्निक ऑफ जनरेटेड इनिशियल कंडीशन फॉर द NWP मॉडल। ये भी ठीक है, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जो इनिशियल कंडीशन में जो डाटा मिलते हैं उस उसको ही हम जनरेट कर, मतलब एक स्पेसिफिक वे में एक स्पेसिफिक मॉडल होता है, उसके रेस्पेक्ट में हम जनरेट किया जाता है। देन थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, ए टेक्निक टू इंटीग्रेट द फोरकास्ट इक्वेशन इन टाइम। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टेक्निक होता है, जो फोरकास्टिंग इक्वेशन जो डाटा हमारे पास होता है वो हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। इंस्टेड इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑब्जर्वेशनल डाटा विथ ए मॉडल्स फोरकास्ट, मतलब एक मॉडल के रेस्पेक्ट में हम डाटा को कंबाइन करेंगे, ना कि रेंडमली उसे एसिमुलेट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, वो नहीं हो सकता। टू प्रोड्यूस ए मोर एक्यूरेट इनिशियल कंडीशन ऑफ द मॉडल, एक मोर एक्यूरेट हम प्रेडिक्शन करने के लिए हमें जो इनिशियल कंडीशन में जो हम डाटा लेते हैं वो एक मॉडल के रेस्पेक्ट में, एक न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल जो होता है उसके रेस्पेक्ट में हमें लेना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए थ्री, 3 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। बाकी जो 1, 2 एंड 4, 4 नंबर दिया है बेस्ड ऑन द लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसे यूज किया जाता है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें तो उस हिसाब से यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप कर सकते हो। ये क्या दिया है, द ओसेनिक मेसोस्केल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब उनमें इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट में ये हमें निकालना है। पहला दिया है, द ओसेनिक मेसोस्केल इट इज ऑलवेज रोटेट क्लॉकवाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या नहीं करेगा। कोरियोलिस फोर्स हमेशा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पर उसका मतलब ये नहीं है, वो देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये डाइवर्जन हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है। लेट सपोज स्टेटमेंट बी क्या दिया है, a clockwise rotating mesoscale ED in northern hemisphere has warmer water at its core compared to the outside, मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि जो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है वो किसके रेस्पेक्ट में दिखाता है, अगर कोर में वार्मर वाटर है तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो कन्वर्जेंट ऑफ विंड होगा, अगर विंड कन्वर्जेंस होगा तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर विंड डाइवर्जन हो रहा है, विंड डाइवर्जन मतलब हाई प्रेशर रीजन है, हाई प्रेशर रीजन में विंड डाइवर्जन होता है, वहां पे दिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो स्टेटमेंट ए गलत हो गया, स्टेटमेंट बी सही हो गया। स्टेटमेंट सी क्या दिया है, ए सबट्रॉपिकल जियोस्ट्रोपिक एयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑलवेज काउंटर क्लॉकवाइज, सबट्रॉपिकल एयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज ऑलवेज काउंटर क्लॉकवाइज, ये सही है। जब हम सब ट्रॉपिकल गायर की बात करेंगे, उनका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, जो ओशनिक करंट का, सरफेस ओशन करंट का डायरेक्शन होता है। दे 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 फॉलो ए स्पेसिफिक पाथ। जब हम ओशनोग्राफी में सरफेस करंट पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा उनका डायरेक्शन कैसे फिक्स होता है। तो वो जो होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होते हैं। तो इसमें हो जाएगा स्टेटमेंट बी एंड सी ट्रू एंड ए इज फॉल्स। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a wind wave at oceanic surface has a wave height and wave length. Wave height they are 5 meter, wave length they are 12 meter respectively. Perturbed with the wave stiffness. Stiffness कितना है मांगा है, and the wave energy per unit area. और wave energy कितना है मांगा है. Given क्या दिया है, sea water density दिया है and acceleration due to gravity दिया है. ठीक है. पहले तो स्टीफनेस का फॉर्मूला आप सबको पता है, हाइट बाई लेंथ. वेव हाइट बाई वेव लेंथ इसका हो जाएगा स्टीफनेस, एस होगा हो जाएगा वेव हाइट बाय वेव लेंथ. इसे सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा 0.416. ओके. देन जो एनर्जी हो गया उसका ई नोटेशन क्या जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 1/8 इंटू रो जी एच स्क्वायर. यहाँ पे रो हो गया डेंसिटी ऑफ सी वाटर, जी हो गया एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हो गया वेव हाइट. ठीक है. वेव हाइट यहाँ पे कितना दिया है, वेव हाइट दिया गया है 5 मीटर. ठीक है. तो यहाँ पे पुट करो कितना आता है, 1/8 इंटू डेंसिटी हो गया 1030 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी हो गया 9.8 इंटू ए मीटर पर सेकंड. यूनिट कभी मतलब नहीं छोड़ना, यूनिट लिखते जाना. ठीक है. और ये एच क्या हो गया, 5 दिया था, मतलब 5 का स्क्वायर 25. ठीक है. इसको सॉल्व करो, ई का वैल्यू आएगा 31543 पॉइंट समथिंग आएगा. तो अप्रोक्सीमेटली ये उसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस फॉर्मूला याद रखना है. एनर्जी वेव एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ये है, और उसका नोटेशन क्या है, और स्टिफनेस का जो फॉर्मूला ये है, हाइट बाय लेंथ ये आप सबको पता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. On 10 October 2014, a cyclonic storm Hudhud approaches Visakhapatnam. A buoy beneath the storm recorded a sea surface temperature of 29 degree. मतलब सी सरफेस का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है. एट द सेम टाइम ए सैटेलाइट मेजर्ड क्लाउड टॉप टेम्परेचर. सेम टाइम में जो क्लाउड टॉप का टेम्परेचर -74 डिग्री सेल्सियस. एज्यूमिंग दैट द साइक्लोनिक स्टॉर्म वुड बिहेव लाइक ए कार्नट साइकिल. कार्नट साइकिल मतलब जो रोटेशनल, जो रोटेट करता है. ठीक है. कार्नट मतलब क्या, रोटेशन, जो रोटेशनल रोटेट करता है, रोटेटिंग साइक्लोन की तरह फॉर्म हो चुका है. ठीक है. जैसे कि मतलब एक होता है डिप्रेशन, उसके थोड़ा इंटेंसिफाई होने से उसे बोला जाता है डीप डिप्रेशन, देन साइक्लोन, देन सुपर साइक्लोन, देन वेरी सीवियर सुपर साइक्लोन. ठीक है. तो वो जो रोटेटिंग स्टेट में है वो साइक्लोन. हाउ एफिशिएंटली, क्या पूछा गया है, हाउ एफिशिएंटली वाज हुडहुड एज ए ग्रेट हीट इंजन. तो जो हीट इंजन का एफिशिएंट हम टेम्परेचर से कैसे निकालते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए. एफिशिएंट इक्वल टू CIENT, efficient equal to temperature of hot minus temperature of cold divided by temperature of hot. मतलब जो यहाँ पे हॉट टेम्परेचर कितना है, जो सी सरफेस का 29 डिग्री, और सबसे कोल्ड कितना है -74 डिग्री सेल्सियस. ये केल्विन में लिया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे हॉट टेम्परेचर 29 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 302 माइनस -74 डिग्री को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, वो आ जाएगा 199. ठीक है. डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 302. तो इसे सॉल्व करके देखो कितना आएगा, वो आएगा 0.34. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा 0.34. ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है. Consider the following statement on the tidal flooding in an estuary. ओके. एस्चुरी क्या होता है, जो समंदर का पानी, ओशन वाटर अगर रिवर चैनल में इंक्लूड हो जाता है तो वो एस्चुरी फॉर्म करता है.
तो जो टाइडल फ्लोडिंग होता है, जो टाइड की वजह से एस्चुरी में फ्लोड आता है, जो समंदर का पानी अंदर तक घुस आता है, उस वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, ठीक है। पहला क्या दिया, इट टर्न्स द एस्चुरी इनटू ए सेडिमेंटरी सोर्स। सेडिमेंटरी सोर्स और सिंक का मतलब आपको पता होना चाहिए। सेडिमेंटरी सोर्स का मतलब है जहां से सेडिमेंट जनरेट होके जा रहा है, और सिंक का मतलब जहां पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अगर फ्लोडिंग हो रहा है, समंदर से एस्चुरी की तरफ पानी आ रहा है, थोड़ी ना एस्चुरी एक सोर्स हो सकता है, वो सिंक होगा ना, क्योंकि जो जो सेडिमेंट समंदर लेके आएगा वो डिपॉजिट होगा, एस्चुरी में डिपॉजिट होगा। तो स्टेटमेंट ए गलत हो गया, स्टेटमेंट बी सही हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट बी सही हो गया। देन इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन ऑफ टाइम वेलोसिटी एसिमेट्री, ये भी ठीक हो गया। टाइडल फ्लोडिंग का बात कर रहा है, ठीक है। टाइडल फ्लोडिंग जो टाइम और वेलोसिटी में एसिमेट्री दिखता है, मतलब टाइम के हिसाब से ये कम होता है, बढ़ जाता है। जो होता है ना हमारा, जो टाइडल टाइडल फोर्स वेरी करता है टाइम टू टाइम, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिवोल्यूशनल पीरियड ऑफ द, कैसे रिवोल्यूट कर रहा है मून, और अर्थ के इर्द गिर्द कैसे रिवॉल्व हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और वो टाइम के हिसाब से चेंजेस होता है, उसके हिसाब से उसका वेलोसिटी भी चेंज होता है। तो इसलिए ये सही हो गया, इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन ऑफ टाइम वेलोसिटी एसिमेट्री, ओके। थर्ड फोर्थ क्या था, इट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इट नेवर रिप्रेजेंट ए इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि ये वेरी करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी सी आर करेक्ट, ठीक है। देन which one of the following combine which one of the following statement for equilibrium line altitude, इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो हमारा ग्लेशियर रीजन में है, ग्लेशियल हाईलैंड रीजन में, जहाँ से जिस लाइन से, जिस इमेजिनरी लाइन से ऊपर हमारा जो स्नो का इक्यूमुलेशन होता है, और उस लाइन के नीचे स्नो का जो मेल्टिंग होता है, उस लाइन को ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड। मतलब वो किसी भी एल्टीट्यूड में हो सकता है। जनरली देखा जाता है कि ये जो ई एल ए मतलब इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड है, वो हायर लैटिट्यूड में थोड़ा कम हाइट में होता है, और लोअर लैटिट्यूड में थोड़ा ज़्यादा हाइट में होता है। इसका मतलब क्या है, जो पोलर रीजन में आइस एक्यूमुलेशन बहुत कम हाइट से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब पहले से ही वो कोल्ड एनवायरनमेंट है, और वहाँ पे जो सूर्य का किरण वो सही से नहीं आता है, तो बर्फ जमा होना बहुत कम हाइट से शुरू हो जाता है। पर जो लो लैटिट्यूड इक्वेटोरियल रीजन में, ओनली द हायर अल्टीट्यूड में जो हमारा बर्फ जमा होता है, जो ग्लेशियर फॉर्मेशन होता है, वो हायर एल्टीट्यूड में ही फॉर्मेशन होता है। इसलिए वो जो इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड, वो हमें थोड़ा हाइट में देखने को मिलता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, इट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड यूजिंग शार्क फ्लोड एल्टीट्यूड। ये क्या, ये मतलब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। ये कैन नॉट होगा, ये कैन होगा। इट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग शार्क फ्लोड अल्टीट्यूड। शार्क फ्लोर जहाँ पे है, वो कितने अल्टीट्यूड में है, उसके हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट ए गलत हो गया, ठीक है। देन इट रिप्रेजेंट ए जोन ऑन ग्लेशियर और एक्यूमुलेशन इज बैलेंस बाय एब्रेशन। जैसे कि मैंने बोला, जो इस लाइन के ऊपर एक्यूमुलेशन होता है, लाइन के नीचे मेल्टिंग होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। देन ऑप्शन नंबर सी, इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय मिनिमम एलिवेशन ऑफ द लैटेरल मोराइन, ये भी सही हो सकता है। जो लैटरल मोराइन का मिनिमम एलिवेशन किधर है, मतलब जो ग्लेशियर कितने तक मोराइन को लेके आया है, उसे भी हम डिफाइन कर सकता है कि इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड किधर है, ठीक है। ये भी ठीक हो जाएगा। सॉरी, ये मे भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखेंगे, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन थोड़ा मतलब डाउट में है, ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर डी देखो, इट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग टो टू हेड वर्ड रेशियो। मतलब जो ग्लेशियर का टो होता है और हेड वॉल होता है, उनके बीच में हम एक रेशियो लेते हैं, मतलब कहाँ से ग्लेशियर्स बनना शुरू होता है और कहाँ से हमें ग्लेशियर्स नहीं दिखता है, उन दोनों के बीच के रेशियो से हम हमें इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, और हम बता सकते हैं। इट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द रेशियो ऑफ एक्यूमुलेशन एरिया टू द टोटल ग्लेशियर एरिया, ये सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आंसर दिया है बी डी ई,
मतलब सी गलत हो जाएगा। मतलब मोराइन का ट्रांसपोर्टेशन किधर तक हो रहा है, वो जो मोराइन होता है, मेल्टिंग होने के आइस मेल्टिंग होने के बाद भी वो मोराइन का ट्रांसपोर्ट करता है। जो मेल्ट वाटर होता है वो मेल्ट वाटर ट्रांसपोर्ट करके लेके आगे लेके आता है। तो इसलिए मोराइन के ट्रांसपोर्ट के बेसिस में हम ये नहीं बोल सकते कि इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड किधर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर लार्ज मूवमेंट ऑफ लैंड विदाउट वीकनिंग ऑफ द मानसून डिप्रेशन दैट क्रॉसेस ओवर हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल। मतलब क्या बोल रहा है, जो बे ऑफ बंगाल से जो मानसून डिप्रेशन फ्लो होता है, बे ऑफ बंगाल से जो मानसून डिप्रेशन फ्लो होता है, वो कैसे मतलब वीक नहीं होता। मतलब विदाउट वीकनिंग ऑफ मानसून डिप्रेशन दैट क्रॉसेस हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल। मतलब दिस मीन्स दैट द लैंड दैट दे passes about the relatively moist and warm similar to the ocean। मतलब जिस लैंड जो मानसून डिप्रेशन जहाँ से पास होता है, हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके इंडिया में जो घुसता है, जहाँ जिस पाथ में वो क्रॉस करता है, वो क्या होता है उसका जो एनवायरनमेंट कैसा होता है, रिलेटिवली मॉइस्ट एंड वार्म। वो मॉइस्ट होता है एंड वार्म होता है, जो कि सिमिलर टू ओशन। सो द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ मॉइस्चर एंड एनर्जी फॉर द डिप्रेशन। तो वो जो डिप्रेशन फ्लो होता है उसके लिए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, अलाउइंग टू मेंटेन इट्स इंटेंसिटी। इसका वो जो मानसून थ्रो का इंटेंसिटी वो कभी डिक्रीज नहीं होता है, इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मूव ओवर लैंड इन एन एनवायरनमेंट दैट इज मेरेन लेक। जैसे मेरेन लेक एनवायरनमेंट वो अब पाता है, तो इसलिए वो मूव करता है विदाउट डिक्रीजिंग इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। So next question क्या दिया है? The nutrient-rich coastal region with high primary productivity are usually dominated by which one of the following phytoplankton group? तो पहला जो ऑप्शन दिया है हेट्रोट्रोपिक डायनोफ्लाजेलेट, ये तो फाइटोप्लैंक्टन नहीं, ये गलत हो जाएगा। फाइट प्रोकैरियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर फिक्सर भी ये फाइटोप्लैंक्टन नहीं, ये गलत हो जाएगा। सिलिकोफ्लाजेलेट भी एक फाइटोप्लैंक्टन नहीं है, ये हेट्रोट्रोपिक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बाकी रहा सिलिशियस डायटम, ये एक फाइटोप्लैंक्टन है जो कि यूजुअली डोमिनेटेड बाय द कोस्टल रीजन फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप, ठीक है। तो ये हमें कोस्टल रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रहते हैं मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। कहने का मतलब जो ओपन ओशन में जो एसिडिक एनवायरनमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचता है। तो जब सनलाइट नहीं पहुँचता है वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो ब्लू ग्रीन जो ग्रीन algae वाले जो बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, वो जिंदा नहीं रह सकते, वो स्टेबल नहीं रह सकते। इसलिए जो लोअर लेवल ऑफ द ओशन जहाँ पे का सनलाइट पहुंच सकता है, जिसका डेप्थ थोड़ा कम है, वहीं पे हमें सिलिशियस डायटम्स मिलेगा, ठीक है। वो जो एनवायरनमेंट है वो सिलिशियस डायटम के लिए सूटेबल है, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है एक मतलब बॉक्स मैच करने के लिए कि जो आर्थ का जो रेडिएशन होता है, एनर्जी बजट होता है, वो कितने परसेंट कहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब कहाँ से कितना लॉन्ग वेव रेडिएट करता है, ठीक है। वो देख लो कि यहाँ पे जैसे दिया है लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस टू स्पेस। मतलब जो शॉर्ट वेव आता है और लॉन्ग वेव जाता है, वो जो लॉन्ग वेव डायरेक्ट सरफेस टू स्पेस जाता है वो लगभग 7% होता है। सरफेस टू वेव जाने वाला वेव 7% है। और लॉन्ग वेव बार डायरेक्शन फ्रॉम सरफेस टू एटमोसफेयर, सरफेस से एटमोसफेयर सबसे ज़्यादा 107%, मतलब जितना आता है उससे भी ज़्यादा रेडिएट होकर एटमोसफेयर में जाता है। जो सरफेस में जितना सरफेस का भी एमिटिंग पावर है वो भी कुछ लॉन्ग वेव खुद से एमिट करता है। तो सन से आने वाला शॉर्ट वेव को वो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट करते हैं, प्लस खुद से भी कुछ लॉन्ग वेव एमिट करके एटमोसफेयर में देता है। तो इसलिए उसका वो सबसे ज़्यादा है जो सरफेस से एटमोसफेयर तक जाता है। देन जो एटमॉस्फेयर से स्पेस तक जाता है वो हो जाएगा 63%। एंड जो मतलब रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्कैटर बैक स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से स्पेस तक जाते हैं, वो हो गया 30%। ये थोड़ा डाटाबेस क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना होगा।
इस टाइप का क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 80 में से 25 क्वेश्चन ही आपको करना है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आपको मतलब डाटा पता नहीं है तो बेटर होगा कि ये आप छोड़ के आओ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25 क्वेश्चन आपको चूज करना है जो आपको जो आपके राडार में है, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या दिया है? वेव ऑफ waves of shorter wavelength have high frequency, wavelength and frequency inversely proportional, पता है आपको। जितना कम wavelength उतना ज़्यादा frequency, और ज़्यादा frequency तो ज़्यादा energy, ये सब आपको पता है। then waves of shorter wavelength are emitted from the object with higher temperature, ये स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ करके है। वहाँ से आपको पता चलेगा जो जो बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा अ, उतना ही शॉर्टर वेवलेंथ वो क्रिएट करेगा। हायर द टेम्परेचर शॉर्टर द वेवलेंथ। ओके, तो ये भी सही हो गया। तो उसी हिसाब से आंसर हो जाएगा ओनली ए बी सी आर ट्रू। डी क्या दिया है? द एमिटेड रेडिएशन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एमिशन उतना ही ज़्यादा होगा, पर शॉर्ट वेव होगा, मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट ना होके शॉर्ट वेव रेडिएशन एमिट होगा। ये एक न्यूमेरिकल है, खुद से करने का थोड़ा ट्राई कीजिए। जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा नहीं आ रहा है, गाइबन हर्जबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। उसके हिसाब से जो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है जेड इक्वल टू density of salt water minus density of fresh water by density of fresh water into H. Sorry, H equal to density of salt water, density of fresh water by density of fresh water into Z, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पुट करो, और जैसे कि डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर दिया है, डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर दिया है, और ये जो 2 मीटर दिया है, ये एच का वैल्यू दिया है, तो जेड का वैल्यू आप निकाल सकते हो। सॉरी, ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला सही है। तो इसी हिसाब से मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट सपोज हमें क्या निकालना है? जेड निकालना है। ये कितना हो जाएगा? 1020 माइनस 1000, ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एज कितना है? 2 हो जाएगा। सो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा? 4/100, 2 मीटर अबव द सी लेवल, देन द फ्रेश वाटर। मतलब जो रिलेशन होता है, जो फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? लेट सपोज ये होगा कितना? 4 बाय, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सोचने को टाइम दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 1/100, 1/50, एच इक्वल टू, सॉरी ये थोड़ा अब क्रॉस कर लीजिए। मैं इसका फॉर्मूला है एच इक्वल टू रो एस माइनस रो एफ बाय रो एफ इंटू जेड, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें जेड मतलब कितना है वो पूछा गया है। एच दिया है 2 मीटर, इक्वल टू रो एस माइनस रो एफ हो जाएगा 20 बाय रो एफ हो जाएगा 1000 इंटू जेड। जेड का वैल्यू हमें निकालना है, ये हो जाएगा 50। तो जेड इक्वल टू 100 मीटर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा आप याद रखेंगे। और इसे कैसे डिराइव किया जाता है, मैंने एक उसका एक वीडियो अपलोड किया है, जो गाइबन हर्ट्जबर्ग प्रिंसिपल का वीडियो अपलोड किया है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है।